नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर बहुत दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश में 2 छोटी बच्चों के रेप के बाद उनकी निर्मम हत्या से पूरे देश को दहला दिया है। लखीमपुर खीरी में 3 लड़के गांव की गरीब लड़कियों को उनकी मां की आंखों के सामने बाइक पर ले गए। मां ने रोकने की कोशिश की तो लड़कों ने मां के पेट पर लात मारकर उन्हें गिरा दिया। मां ने लड़कियों के पिता को फोन किया। पिता जब तक आते, अपनी बेटियों को खोज पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 48 मिनट के बाद दोनों बेटियों की लाशें पेड़ से लटकी हुई मिली। एक लड़की के घुटने जमीन पर थे, दूसरी लड़की के पैर जमीन पर थे। दोनों को दुपट्टे से लटकाया गया था। हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए हत्यारों ने बच्चियों की लाशें पेड़ पर टांग दी थी। घटना वाकई में दिल दहलाने वाली है। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें बड़ी बहन की उम्र सिर्फ 17 साल थी और छोटी बहन की उम्र सिर्फ 15 साल। जिसने भी इस मामले के बारे में सुना सन्न रह गया। गांव के लोग सड़क पर जमा हो गए। लड़कियों के परिवार वालों ने सड़क पर शवों को रखकर प्रोटेस्ट शुरू किया। ट्रैफिक जाम हुआ, पुलिस पहुंची, काफी हंगामा हुआ और इसके बाद यह कहकर सियासत शुरू हुई कि अनुसूचित जाति की बहनों को घर से किडनैप करके लड़कों ने रेप किया और फिर मारकर पेड़ पर लटका दिया। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर प्रमोद तिवारी तक सब नेताओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमले शुरू किए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने हैवानियत करने वाले 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। परिवार वालों ने तो सिर्फ 3 लड़कों का जिक्र किया था, लेकिन 5 लड़के पकड़े गए। इन लड़कों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन जो कहानी उन्होंने बताई वो चौंकाने वाली थी। आज मैं आपको लखीमपुर खीरी में हुई इस खौफनाक वारदात का पूरा सच बताऊंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, परिवार वालों का क्या कहना है और पुलिस की जांच में क्या सामने आया, सबकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि लखीमपुर खीरी की इस वारदात को लेकर आज क्या क्या हुआ। असल में जिन 2 बहनों की बलात्कार के बाद हत्या हुई वो लखीमपुर के तमोली पुरवा गांव की रहने वाली थी। यह गांव निघासन थाने में पड़ता है। बुधवार की शाम गांव के पास गन्ने के खेत में एक पेड़ पर दोनों लड़कियों की लाशें पेड़ से लटकी हुई मिली। आज दोनों बहनों को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद गला घोंटकर दोनों लड़कियों की हत्या कर दी गई। फांसी पर लटकाने से पहले दोनों लड़कियों की मौत हो चुकी थी, यानी लड़कियों को मारा गया और बाद में फांसी पर लटकाया गया। पोस्टमार्टम के बाद लड़कियों की बॉडी परिवार वालों को सौंप दी गई। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। इस बीच पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 लड़कों को गिरफ्तार किया। जो लड़के पकड़े गए उनके नाम हैं छोटू, जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ। जुनैद को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों को कल रात ही पकड़ लिया गया था, कुछ ही घंटों के अंदर। जुनैद को पुलिस ने आज एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। जुनैद के पैर में गोली लगी है और जुनैद ही मुख्य आरोपी है। चूंकि लड़कियां अनुसूचित जाति की नाबालिग बेटियां थी और हत्यारे पड़ोस के गांव के मुस्लिम लड़के हैं, इसलिए पूरे इलाके में तनाव है और पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है। जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें परिवारजनों ने एक व्यक्ति छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम, ये इन्हीं के गांव के हैं। जो मृतकाएं हैं, 2 मृतकाएं उनके गांव के पड़ोसी हैं इनके। इसको नामजद किया गया। नामजद के अलावा फिर 3 और अननोन को कहा गया कि 3 और लोग अज्ञात थे। इसमें तत्काल पुलिस ने काम किया। उस व्यक्ति छोटू को उठा कर लाया गया। उससे पूछताछ की गई। उसने 3 नाम जो है वो नाम बताए। वो 3 नाम कौन से थे? वो 3 नाम जुनैद सन ऑफ इज़राइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन और हफीजुल रहमान सन ऑफ अजीजुर रहमान, ये 3 नाम निकल के आए प्रकाश में। छोटू ने ही इन 3 लड़कों से इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये 3 लड़के कल आए थे मोटरसाइकिल लेकर के गांव में। इनको और भी चश्तित गवाहों ने भी देखा है मौके पे। ये लोग आए थे,
उनके इन्होंने बहला फुसला के ल्योर करके उन लड़कियों को लेके गए हैं। वो अपने मोटरसाइकिल बिठा करके, जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम जुनैद था। बाकी 2 लड़के पहले ही सुनियोजित स्थान एक गन्ने खेत पे पहुंच गए। ये लोग भी वहाँ पहुंच गए और वहाँ पहुंच करके इन लोगों ने फिर उनके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद फिर इन लड़कियों ने शादी की बात कही, जिससे ये लोग क्षुब्ध हो गए। फिर इनके बीच में हॉट टॉक हुई। इसके बाद इन लोगों ने जो तीनों अभियुक्त हैं, इन लोगों ने दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी इन दोनों लड़कियों की। उसके बाद इन लोगों ने 2 और लोगों को फ़ोन करके बुलवाया। एक का नाम है करीमुद्दीन, दूसरे का नाम है आरिफ। ये पाँचों लोग उसी गांव के हैं, लालपुर गांव के हैं। वो 2 लोग भी आए। इन लोगों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से उस पूरी बॉडी को वहाँ से उठा करके एक पेड़ में, पास के एक पेड़ में टांग दिया, ताकि ये पूरा घटनाक्रम सुसाइड लगे, ना कि मर्डर लगे। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। पूरी कहानी बता दी। उन्होंने बताया कि हत्या 3 लड़कों ने की। इसके बाद 2 दोस्तों को उन्होंने फोन करके बुलाया और उनकी मदद से दोनों लड़कियों की लाशों को आत्महत्या का रंग देने के लिए फांसी पर लटका दिया। लेकिन ये मामला बहुत संगीन है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरी घटना क्या थी, हुआ क्या था। हमारे रिपोर्टर्स ने गांव वालों से बात की, पुलिस के अफसरों से बात करके पूरी वार्ता का सीक्वेंस समझा। पता यह लगा कि हत्यारे लड़कियों के पड़ोस में रहने वाले छोटू नाम के एक लड़के के साथ ही गांव आए थे। छोटू पड़ोसी था, लड़कियों को उनके परिवार वालों को अच्छी तरह जानता था। पुलिस की जांच में यह पता चला कि हत्यारों की जान पहचान लड़कियों से भी थी। छोटू ने ही दोनों बहनों का परिचय इन मुस्लिम लड़कों से करवाया था। दोपहर के वक्त छोटू ने दोनों बहनों को आवाज देकर घर से बुलाया। लड़कियां बाहर निकली तो घर के बाहर छोटू के साथ जुनैद, सुहैल और हफीजुर्रहमान भी थे। लड़कों ने दोनों बहनों को बाइक पर बैठने को कहा। तब तक लड़कियों की मां घर से बाहर आ गई। उसने बाइक को रोकने की कोशिश की। इल्जाम है कि लड़कों ने लड़कियों की मां को लात मारी और बाइक पर दोनों बेटियों को लेकर खेतों की तरफ चले गए। मां पीछे भागी, लेकिन ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाई। उसने बेटियों के पिता को फोन किया। पिता मजदूरी करने गए थे। लड़कियों के पिता जब तक वहां पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। लड़कियों के पिता ने गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वाले बच्चियों की तलाश में निकले। करीब पौन घंटे के बाद गांव के एक व्यक्ति के गन्ने के खेत में पेड़ से दोनों बहनों की लाश लटकती हुई मिली। दोनों को दुपट्टे से लटकाया गया था। दोनों के पैर जमीन को छू रहे थे। घर हम तो रहने आए तो एक बच्चा था छोटा, वो बतावे लगा कि दीदी उनका ले गए, दीदी उनका ले गए। फिर हम उधर भागे तो आगे से न हमारे मैडम जी आए रहे तो कहे लगी कि मार हफ्ता द मत। वो कहे लगी कि इधर ले गए, इधर यह गन्नम घोंस ले गए। गन्नम गाड़ी पर घर से लाद के ले गए हैं, आगे गन्नम खोस ले गए। तो थोड़ी दूर गए, मतलब औरत ने मिला कहाँ गन्नम घोस दिए। तो फिर घूमी होती रहे भागत। तले हम गए पहुँच तो हम फिर सीधे गए थोड़ी दूर ले तक फिर हमहूँ घूमिए। हम के न अकेले जाइ तो कापता मिल जाए तो मारन हमें मार डारे। तो फिर गांव में यहाँ इतला दी तो गांव के पहुँचते रहे। दोपहर में कितने बजे का वक्त था लगभग ये? यह है 2:30 बजे के बाद। फिर आप जब गन्ने के खेत में पहुंचे तो क्या देखा आपने? गन्ना खेत में यहाँ सब पूरा गांव के रहे, लमसम 100 आदमी रहे लमसम में। तो खूब सब पूरा गन्ना ढूंढागा। अजय सिंह का खेत है, बहुत करारा पिला। उसके मेड़ पर खैरी का बिरवा लगा रहा, रेप करके फिर उसको मार के यहाँ लटकाए दिए बांध। छोटी बच्ची का जो शरीर था उस समय बॉडी थी वो पूरे ज़मीन पे नीचे था। ज़मीन में भी टिपना लगे थे। ज़मीन पे घुटने लगे हुए थे उसके। और बड़ी वाली के ये लगते थे। बड़ी वाली के पंजे नीचे। हाँ, दोनों थे, पूरा पैर छुए थे। अच्छा, आप लोग को क्या जानकारी मिली? इनको के संपर्क में कैसे आए थे? ये जो 5 लड़कों के बारे में पुलिस बोल रही है, छोटू के बारे में बोल रही है, संपर्क में कैसे आए थे? कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? जानकारी हमारे मैडम स्नान करते रहे तो वह तरह से गाड़ी से नहीं निकले रहे और उसी के यहाँ जाते हैं। उसके यहाँ छोटू के यहाँ? हाँ, उसके यहाँ जाके क्या जरूर आवत हैं दूसरे तीसरे दिन। जो बाकी 5 लड़कों का नाम आ रहा है, सुहेल का, जुनैद का, मिराजुद्दीन का, इन लोगों को किसी को आप लोग जानते हैं? हम नहीं जानते। आपकी लड़कियों से उनकी कोई बातचीत होती थी कभी, ऐसी कोई जानकारी? नहीं।
कल इस घिनौनी वारदात को लेकर लखीमपुर खीरी में खूब हंगामा हुआ, क्योंकि जैसे माँ बाप ने खेत में बेटियों की लाश देखी तो उनकी हालत खराब हो गई। गांव के लोगों ने शवों को पेड़ से उतारा। वहां जो परिस्थितियां थी उन्हें देखकर साफ लगा कि बेटियों को बलात्कार के बाद मारा गया है और दोनों लड़कियों के रेप के बाद हत्या से गांव वाले भड़क गए। उन लड़कियों के शव को लेकर दिघासा थाने पहुंच गए। गांव वालों ने कह दिया कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक लाश नहीं उठाएंगे। पोस्टमार्टम के लिए शव पुलिस को नहीं सौंपेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब को कम से कम आपका वेट कर लेना चाहिए था। चलो देखो अभी सहयोग करो, अभी सहयोग करो। सहयोग होगा सर, कहते हैं अभी सहयोग सहयोग के साथ सबको ले चलेंगे, तुम्हें भी ले चलेंगे, मीडिया के साथ सब लोग जाएंगे। दर्द सबको पूरे यही तो हम कह रहे हैं सर। अगर पुलिस की संवेदनाएं हमारे साथ नहीं होगी, आपके साथ पूरी पुलिस इतनी जबरदस्ती करेगी, डेड बॉडी मतलब सर नहीं जबरदस्ती लाशें कहाँ हैं ये हमको नहीं पता। हमको भी परिवार को हमारी बच्चियां शकल नहीं देखे हैं। मंदी के बगैर कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा है। जब दो नाबालिग अनुसूचित जाति की लड़कियों के रेप की हत्या की खबर इलाके में फैली तो लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने आरोपियों के नाम सुने तो हालात और बिगड़ गए। भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर ट्रैफिक जाम कर दिया। जानकारी मिलने पर लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। लोग काफी नाराज थे, इसलिए पुलिस के साथ लोगों की बहस हुई, लेकिन आखिरकार समझाने बुझाने पर लोग मान गए और पुलिस डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी ले गई। नहीं हो सकता है कि आप नियम कानून भी छेक देंगे पूरा और उसके बाद अब सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, नहीं सर, ये कहता हूँ अपना तरीका है। मैं सही बात बोल रहा हूँ, नेतागिरी कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन है जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी नहीं रहा हूँ। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग, आपकी बात सही है। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। रोड जाम करना गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी पब्लिक है मेरे लिए, जितने लोग चल रही है रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं खराब कर दूंगा। पुलिस ने लड़कियों की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। चूंकि छोटू लड़कियों को जानता था, उसने ही लड़कियों को घर से बाहर बुलाया था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले छोटू को पकड़ा। उसने बताया कि घर से दोनों बहनों को बाहर बुलाकर उसने जुनैद, सुहैल और हफीजुर रहमान के हवाले कर दिया था। वो उनके साथ खेतों की तरफ नहीं गया था। छोटू ने पुलिस को बाकी आरोपियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर बता दिए। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस से आरोपियों को ट्रैक करके सुहैल, करीमुद्दीन, हफीजुर रहमान और आरिफ को अरेस्ट कर लिया। देर रात हुई इस गिरफ्तारी के बाद नाराज लोगों का गुस्सा कुछ कम हुआ। आज सुबह इस मामले के छठे आरोपी जुनैद को भी पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। जुनैद के पैर में गोली लगी। हमरे बिटिया कहीं लेगा चेतरा में क्या लौंडा छुटुआ और 3 लालपुर के ले गए। और जब हम पीछे पीछे गए न भाजत निकित मान हो गन तब हो हम का ना ये छोड़ और बिटिया हमरे चिल्लाए तो हम गाड़ पकड़ लिए तो हमरे मारे लात तो हम दूर गिर गन बेहोश गन। तो हमरी बिटिया ने यहाँ बड़ा पिलाट हुआ गए गए बेजती करी डारे ने 4 लोग कई डारे ने 4 लोग करी ने और पकड़े 6 लोग अरे 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 आप पुलिस के पास गई थी क्या? हम पुलिस के पास गए न तो हमारे सुनी भाई ना आई करिन कोई कहा यहाँ तुम्हारी लड़की उड़की ना आई है। इस घटना से पूरा लखीमपुर सदमे में है। लड़की के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस से समझाने पर दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़कियां हत्यारों को पहले से जानती थी, लड़कियों की उनसे दोस्ती थी,
लेकिन परिवार वालों का दावा है कि छोटू पड़ोसी था, इसलिए उसे तो लड़कियां जानती थी, लेकिन जिन लड़कों ने दोनों बहनों की हत्या की है उनके नाम परिवार वालों ने पहली बार सुने। परिवार वालों का कहना है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और सभी 6 आरोपियों को फांसी की सजा मिले। आपने इस तरीके की चीज़ें सुनी कि जो आरोपी लड़के पकड़े गए हैं छोटू के अलावा, उनके साथ कभी कोई बातचीत, किसी तरीके का कोई संपर्क जो है मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, जो छोटू जो है वो गांव का लड़का है, तो मतलब जो है पड़ोस में घर है, ये चीज़ हम जो है सुनते रहते हैं। क्या करता था छोटू? शायद शराब बेचता है, मैंने सुना है शराब बेचता है। बाकी लड़कों के बारे में कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं, कोई संपर्क में किसी तरीके का नहीं था? नहीं जी। दोपहर में जब ये लड़के आरोपी पकड़े हैं, लड़कियों को लेके वहाँ से गए हैं बच्चियों को, तो क्या वहाँ पे कोई मारपीट भी किए हैं? जो बुआ ने बताया कि वो नहा रही थी, नहाते वक्त जब ये तीनों घुसे हैं तो वो कम कपड़ों में थी, लेकिन उनका पीछा की। उन्होंने जब बुआ को भी एक लात वात मारी है तो बुआ रिटर्न हुई, जैसे फूफा ने आपको बताया कि फिर हम पहुंच गए, फिर हम भी कुछ दूर तक गए, फिर वापस आए, फिर गांव वालों को अवगत कराया। उसके बाद वो किधर निकल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जब गांव वालों ने छानबीन चालू की, गन्नों में खोजना चालू किया, तब वो बॉडी वहाँ पे जो लटकी हुई मिलती है। इस पर सुनवाई होनी चाहिए और जो ये केस हुआ है इस पे मतलब फास्ट कोर्ट में इसको दाखिल करके जो है उसमें जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। इस जघन्य अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछे गए। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने भी पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या के आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी खौफ खाएंगी। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। एक बात तो साफ है कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, कुछ ही घंटों के भीतर सारे आरोपी पकड़े गए, लेकिन घटना गंभीर थी। विपक्ष को मौका मिला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, इन सब ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बलात्कारियों का सम्मान करने वाली बीजेपी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती। प्रियंका ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इन सभी नेताओं ने आरोप लगाया कि लखीमपुर की दोनों बहनों को किडनैप किया गया। हालांकि लखीमपुर के एसपी ने साफ साफ कहा कि आई विटनेसेस के मुताबिक लड़कियों को किडनैप नहीं किया गया था। जो पूछताछ में निकल के आया, ऐसा लगता है सर कि जो परिवार ये आरोप शुरुआत में लगा रहा था कि लड़कियों का अपहरण किया गया, कम से कम अपहरण जैसी बात अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई है। जी, अपहरण की बात बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे चश्मदीद गवाह मिले हमें, जिन लोगों ने कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठ के स्वेच्छा से जाते हुए दिखी है। उन लोगों को फुसला के ले जाया गया है, ये बात सत्य है। बरगला के ले जाया गया है, ये बात सत्य है। लेकिन किसी भी स्तर पे जोर जबरदस्ती करके उनको उठा कर नहीं ले जाया गया है। चूंकि पुलिस ने सारे मामले की कड़ियां जोड़ ली हैं, पूरी बात सामने रख दी है, हत्यारे पकड़े गए हैं, इसलिए अब विरोधी दलों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, पुलिस नाकाम हो गई है। ये बर्बरता, नृशंसता की पराकाष्ठा है और वो सीधा सवालिया निशान लगाता है प्रदेश में कानून व्यवस्था पर। हाथरस, वहां भी पुलिस की कहानी कुछ और थी, यहां भी पुलिस की कहानी कुछ और है। पर न्याय तो उन्हें मिलना चाहिए ना जो पीड़ित हैं, वो बताएं कि उनके साथ जो हुआ उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच हो, आवश्यकता हो, अगर पीड़ित परिवार चाहे तो मामला सीबीआई को जाए। उनके परिजनों को, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं वहां झड़प होती है परिजनों और पुलिस के बीच में, वो भी चिंताजनक है। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के आरोपों का जवाब यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। उन्होंने कहा इस मौके पर सियासत करने के बजाय अगर विपक्ष के नेता पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते तो बेहतर होता। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी
बचने नहीं पाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। मुझे याद है 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन आज लखीमपुर खीरी की घटना ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ा दी होगी। 2 नाबालिग बच्चों की रेप के बाद हत्या जघन्य अपराध है। लड़कियां लड़कों को पहले से जानती थी या नहीं, पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति का है, पिछड़े वर्ग का है या सवर्ण है, हत्यारे मुसलमान है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये कोई इशू नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि 2 बेगुनाह बच्चियों को रेप करने के बाद मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जिस मां की 2 बेटियों को अपराधी उसकी आंखों के सामने ले जाएं और कुछ ही देर बाद बेटियों की लाशें मिलें, तो आप सोच सकते हैं उस मां पर क्या बीत रही होगी, बच्चों के पिता का क्या हाल हुआ होगा। मां अभी भी बेसुध पड़ी है, उसे होश नहीं है। इस मां को इंसाफ मिलना चाहिए। इधर उधर के सवालों में उलझने के बजाय, मामले में सियासत करने के बजाय सभी दलों के नेताओं को इस गरीब परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, उन्हें दिलासा देना चाहिए और मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें जस्टिस मिले। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने कुछ ही घंटों में अपराधियों को पकड़ तो लिया है। अब पुलिस अदालत से इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दिलाए तो बेहतर होगा। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बिहार में जो अपराधी हाईवे पर 30 किलोमीटर तक फायरिंग करके भागे थे, उनका अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अपराधियों की फोटो लेकर घूम रही है। कल की तस्वीरों की चर्चा भी खत्म नहीं हुई थी। इस दौरान बिहार के पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई जिलों में हत्या, रंगदारी और किडनैपिंग होने की खबरें आई। भागलपुर में मोहम्मद अफजाल नाम के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद अफजाल भागलपुर के नाथनगर इलाके में सिल्क का कारोबार करते थे। उन्हें सड़क पर 4 गोलियां मारी गई और मोहम्मद अफजाल की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने 1.5 करोड़ की रंगदारी न देने पर एक व्यापारी की दुकान में ताला लगा दिया। रंजन कुमार कपड़े का कारोबार करते हैं। उनसे अभिषेक पटेल और डब्बू पटेल नाम के 2 बदमाशों ने 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। जब उन्होंने रुपए नहीं दिए तो उनकी दुकान पर ताला लगा दिया। अपराधी धमकी देकर गए कि ताला तो शहर का एसपी भी नहीं खुलवा पाएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। इसके अलावा पटना में एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को किडनैप कर लिया गया। रिहाई के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। घर वालों ने अपराधियों को करीब 7.5 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन जब अपराधियों ने डॉक्टर साहब को नहीं छोड़ा तो लोग पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर किडनैपर्स को पकड़ लिया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर को रिहा करवा लिया। अब चूंकि बिहार में क्राइम अचानक बढ़ गया है, इसलिए नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार के लोगों में सबसे ज्यादा खौफ बेगूसराय की वारदात को लेकर है। अपराधियों ने हाईवे पर 30 किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग की और 50 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे। हैरानी की बात है कि घटना में घायल लोगों को भी नीतीश कुमार जाति और मजहब के आधार पर देख रहे थे। इसको लेकर लोगों के मन में नाराजगी है। नीतीश ने कल कहा था कि जानबूझकर यह हमला किया गया, साजिश है। जहां फायरिंग हुई वहां एक तरफ मुस्लिम इलाका है, दूसरी तरफ पिछड़े लोग रहते हैं, इन्हीं को निशाना बनाया गया। आज नीतीश कुमार के इस बयान पर तीखा रिएक्शन हुआ तो नीतीश को अपनी गलती का एहसास हुआ। नीतीश कुमार ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो वही कहा जो इलाके के लोगों ने उन्हें बताया। तो वहां का आदमी जो बोल रहा था तो वही ना हमसे पूछे तो बोल दिए कि उस इलाकवा में
जहां भी हुआ। आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने बयान की जिम्मेदारी बेगूसराय के लोगों के सिर पर डाल दी, लेकिन नीतीश कुमार समझ रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि नीतीश ने जो कहा वो गलत था, तथ्यों के आधार पर भी और सियासी तौर पर भी। इसीलिए आज तेजस्वी यादव ने इस मामले में कुछ खास नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले कि नीतीश जी को जो कहना था कह चुके, बीजेपी तो बेकार में बात को अलग डायरेक्शन में ले जा रही है, मुद्दे को अलग तरह से ट्विस्ट दे रही है। जो घटना हुई उस पे तो मुख्यमंत्री जी ने अपने बात को रखा ही है, और कुछ लोग जो है अलग दिशा देने का कोशिश कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो अब तो तस्वीर भी आ गई जिन्होंने किया। ये तो दुखद है, कोई सरफिरा जो है इस तरह का काम किया है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। और कुछ लोग अगर मुख्यमंत्री जी के बयान को अगर तो अलग दिशा दिखाना चाहते हैं तो ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के चक्कर में काहे आप लोग पड़े रहते हैं? बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है, जो कहती है वो करना नहीं है उनको। समाज को तोड़ना, समाज में जहर बोना, यही काम है भाजपा का। कोई मतलब है इनका? इनको तो जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हो सकता है बीजेपी के लोग गलत इल्जाम लगा रहे हों, हो सकता है नीतीश ने जो बयान दिया वो सही हो, इसलिए हमने इसकी तहकीकात की। जानकारी मिली कल अपराधियों की फायरिंग में हाईवे पर जो लोग घायल हुए उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। जो घायल हैं उनमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। ये बात तो नीतीश कुमार ने भी मान ली है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था जिस इलाके में फायरिंग हुई थी वो मुस्लिम बहुल है और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए लग रहा है कि साजिश है। तो आज हमारे संवाददाता उस इलाके में गए। लोगों ने बताया कि 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में गोधना, पिडौली, दुलारपुर, अघारपुर, गौड़ा, पिपरा, बरौनी, बीहट, मलीपुर और चकिया ये गांव आते हैं। इनमें एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा हो। पता यह भी लगा इस इलाके में पिछड़े वर्ग की आबादी भी ज्यादा नहीं है। असल में यह इलाका भूमिहार डोमिनेटेड वाला एरिया है। इसलिए इसने जब नीतीश कुमार ने इसे मुस्लिम और ओबीसी डोमिनेंस वाला एरिया का बताया तो यहां के लोग भी नाराज हो गए। लोकल लोगों ने कैमरे के सामने आकर कहा, जो नेता 17 साल से मुख्यमंत्री हो उसे अपने राज्य की डेमोग्राफी का पता ना हो तो क्या कहा जाए। कुछ लोगों ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार अपने सियासी फायदे के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बचकाना बयान है, रोड को बगल बगल जाइएगा खाली भूमिहारे है, बुझे। और मुख्यमंत्री जी झूठे अपना फायदा के लिए कुछ से कुछ बच्चा वाला बयान दे रहे हैं। जनता को क्या लगेगा? अभी तक प्रशासनिक वर्ग बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पर लगे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं चला। यहाँ तो आम जनता जो रहने वाले है उसको क्या पता चलेगा? यहाँ पर जितने गांव है सभी भूमिहार बहुल हैं, सभी गांव। माने इस गांव गोधना पंचायत में जितने गांव भूमिहार बहुल हैं उसके बाद पिछड़ी जाति के लोग। अगर जात और धर्म देख मारा जाता तो फिर यहाँ पर तो जो थे सब हिंदुए थे, एक भी मुसलमान को नहीं लगा। अगर जो मैंने कहा था और मुसलमान है भी नहीं, एक मल्हीपुर गांव है उधर जो वहीं पर मुसलमान है। ये पूर्ण रूपेण पिरौली हो, दुलारपुर हो, आधारपुर हो, ये सब भूमिहार बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ना तो मुस्लिम आबादी है और ना ही अन्य किसी जाति की वो आबादी है। भूमिहार बाहुल क्षेत्र। हमारे राज्य का वो मुखिया जो 16 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है और उसे हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। जो क्षेत्र भूमिहार बाहुल क्षेत्र है उसे वो पिछड़ा बाहुल और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उस बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन को जांच में भी गुमराह करने का षड्यंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाया जा रहा है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास तो हो गया कि मामला तो गड़बड़ा गया है, थोड़े परेशान भी हैं। अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ी कराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को मोहरा बनाकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान रहना है
जाति धर्म से ऊपर उठकर मिलजुल कर रहना है। कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे झंझट कराने का, लेकिन उसके झंझट के चक्कर में मत रहिएगा। कुछ लोग जानबूझ करके कराएंगे। अब पता नहीं कहीं से अंदर किसी गधे को ले करके उससे इधर से उधर कुछ करवाएंगे ताकि इधर से उधर हो। तो इसीलिए एकदम पूरे तौर पर भाव रहना चाहिए और एकदम प्रेम और भाईचारे का भाव पूरी मजबूती के साथ उसमें लगे रहिए। कोई किसी भी वर्ग का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी तरह के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोगों का ध्यान रखिए। चूंकि नीतीश कुमार ने यह बात बेगूसराय की खौफनाक वारदात के रेफरेंस में कही थी, इसलिए गिरिराज सिंह ने जवाब देने में देर नहीं की। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के साथ जाते ही नीतीश कुमार का बोलने का, बयान देने का अंदाज बदल गया है। अब वो कानून व्यवस्था का राज कायम रखने के बजाय अपराधियों और पीड़ितों की जाति खोज रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बयान पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनके साथ काम किया हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जंगल राज महागठबंधन के साथ मिलते उनके बोलने के तरीके भी बदल गए, उनके सोचने के तरीके भी बदल गए। अब सरकारी तंत्र के बदले लोगों से फीडबैक लेने लगे, और वो भी फीडबैक बेगूसराय गोलीकांड में ऐसा लिए जिसमें ये जातियां देखने लगे, और जातियां भी ऐसा देखा, छी छी छी, अपराधी तो पकड़ा नहीं गया, जातियां भी ऐसा देखा जो इन्फॉर्मेशन गलत मिला, उसके बाद उल्टे हम पर बरस रहे हैं, और हम पर बरस करके हमें अनाप शनाप बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने जो सोर्स है, जो तंत्र है सरकारी, उसको ठीक करें, और जिस तंत्र से आपने लिया है उसको ठीक करें, और जंगल राज की परिभाषा आप ही बताएं कि क्या होता है। जो 48 घंटे तक कोई पकड़ाया ना हो, 50 घंटे तक अपराधी, और उनके इलाज के लिए जिनको गोली लगा है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इलाज के लिए, वो गरीब पैसे के लिए, और उनका अभी तक मुआवजा नहीं आपने घोषित किया है। लेकिन जातियां घोषित करने में आपके इंफॉर्मेशन भी गलत होते हैं। आप जात की राजनीति केवल करना चाहते हैं। इस बात से तो नीतीश कुमार भी इनकार नहीं कर सकते कि सरकार बदलने के बाद बिहार में क्राइम बढ़ गया है। डॉक्टर्स की किडनैपिंग 2005 में पहले होती थी, बिहार में रोज होती थी, वो नीतीश ने बंद करवाई। बच्चों का अपहरण हो जाता था, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर रोक लगवाई। बिहार में चोरी, डकैती, सरेआम हत्या, गैंगवार, इन सब पर नीतीश कुमार ने 15 साल में काफी हद तक काबू पाया। और ये बात सही है। नीतीश भी कहते कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर जनता का राज स्थापित कर दिया। इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि वो सुशासन बाबू हैं, अच्छा प्रशासन करते हैं। लेकिन अब हालात एक बार फिर से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई नहीं कहता कि अपराधों पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। लोग तो अपराधों को लेकर पुलिस का, सरकार का रवैया देखते हैं। लोगों की नाराजगी तब होती है जब अपराध पुलिस की लापरवाही की वजह से होते हैं, जब पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती। लेकिन बेगूसराय के केस में तो जिस तरह नीतीश कुमार ने बिना जानकारी हासिल किए इस अपराध को मुसलमान और पिछड़ों पर गोलीबारी का रंग देने की कोशिश की, इससे बात बिगड़ गई। मैंने इससे पहले कभी नीतीश कुमार को क्राइम के मामले में जाति और मजहब की बात करते नहीं देखा था। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बिहार में बढ़ती हत्याओं, रंगदारी और किडनैपिंग की घटनाओं को कैसे रोका जाए, कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, अपराधियों के दिलो दिमाग पर कानून का डर हो। अब बात करते हैं दिल्ली के शराब घोटाले की। इस केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। शराब घोटाले में आरोपी ने ही अंदर की सारी बात उजागर कर दी।
पर्दे के पीछे की सारी कहानी अनजाने में वो कैमरे पर बोल गया। शराब घोटाले के केस में जिस व्यक्ति को सीबीआई ने आरोपी नंबर 9 बनाया हुआ है, वो कैमरे पर यह कहता दिखाई दे रहा है कि जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसे उतना ज्यादा कमाने का मौका मिला। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी सचिवालय में नहीं बनी, होटल में बनी। सरकार ने नहीं बनाई, शराब के कारोबारियों ने बनाई। शराब घोटाले का आरोपी यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब के कारोबारियों ने अपने कमीशन के अलावा ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने का रास्ता निकाला और सरकार में बैठे लोगों को चुनाव लड़ने का फायदा दिया। सरकार ने शराब कारोबारियों को मनमानी कमाई करने की छूट दी। 2-4 बड़ी कंपनियों को सारा कारोबार देने के लिए रिटेलर्स को खत्म करने वाले नियम बनाए। और जो व्यक्ति यह दावा कर रहा है उसका नाम है अमित अरोड़ा। शराब घोटाले के केस में आरोपी नंबर 9। बीजेपी ने अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। आज सुधांशु त्रिवेदी, मनजिंदर सिंह सिरसा और आदेश गुप्ता ने यह स्टिंग मीडिया के सामने जारी किया। स्टिंग में अमित अरोड़ा जो दावे कर रहा है वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। अमित अरोड़ा कह रहा है कि साहब 2, 4, 10 करोड़ का नहीं, यह हजारों करोड़ का घोटाला है। शराब घोटाले का पैसा पंजाब और गोवा के इलेक्शन में लगा। दिल्ली का जो था ये ब्रांड को अमनदीप ढाला है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले पैसे तुमने क्या बताया था, आप बताए रहे थे कि दे रहे। देखो जी, पैसा है। इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आप, मैं मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में। ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे इतने। ऐसे ही महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ में दिए भी है, इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा वाला तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। कैमरे के सामने आकर ये सारी बातें बताने वाला अमित अरोड़ा वो शख्स है जो खुद शराब का एक बड़ा कारोबारी है, इस धंधे की नस नस से वाकिफ है। वो बता रहा है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी किसने बनाई। शराब घोटाले का आरोपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन शराब कारोबारियों के नाम पते बता रहा है जिनके इशारे पर, जिनके रिकमेंडेशन पर सरकारी पॉलिसी बनी। अमित अरोड़ा का दावा है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी शराब कारोबारियों ने होटल में बैठकर बनाई, सरकार ने एक्साइज पॉलिसी पर सिर्फ मोहर लगाई। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम, पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 10 कर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज ये जहां से नहीं जा रही तो पंजाब से जारी होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को, ये क्या चाहते थे कि दिल्ली एक्सपोर्ट, हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने पैसों से मतलब है ना, होलसेल के। अगर कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल के पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमंडल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसियां बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1, सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी दी जा रही। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर
मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ रुपए तो बना ही लिया होगा, बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई? इतना तो सबको इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को एक्साइज पॉलिसी की जांच करने को कहा था। चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को जो रिपोर्ट दी उसमें सरकार ने अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाई। शराब के ठेके लेने वालों को 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दे दी। होलसेलर्स को रिटेलर्स बना दिया। सरकार ने पॉलिसी बनाकर दिल्ली में शराब के छोटे कारोबारियों का व्यापार खत्म कर दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने शराब घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने इस केस में जिस अमित अरोड़ा को आरोपी नंबर 9 बनाया है, इसी अमित अरोड़ा ने वही बातें कही जो उस चीफ सेक्रेटरी की जांच रिपोर्ट में कही गई थी। बीजेपी ने जो स्टिंग किया उसमें अमित अरोड़ा ने डिटेल में बताया कि दिल्ली में शराब के छोटे कारोबारियों को कैसे खत्म किया गया, इसका मकसद क्या था और इसका फायदा किसे हुआ। तो अमन ढल तो पंजाब में ही अभी अमन ढल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 L1 होते हैं। कंपटीशन क्या करता है? अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे? आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमन ढल प्रिंट को और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं। जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देके मर जाएगा। आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो। वहां भी सेम मतलब जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये तो हर तरह के पैसे लेने जाते थे। इसके बाद अमित अरोड़ा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। बीजेपी के स्टिंग में शराब घोटाले का आरोपी ये कहते हुए दिखाई दिया कि शराब कारोबारियों से जो पैसा मिला वो पैसा आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन में लगाया। अमित अरोड़ा दावा कर रहा है कि दिल्ली में शराब की नई नीति से कारोबारियों ने करोड़ों रुपए बनाया और उतना पैसा तो ड्रग्स के धंधे में भी नहीं बनता। ये जो अमन ढल है वो ब्रिंडको है, और जो समीर महेंद्र वो इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा? अरे आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी है जिनको सरेआम जो इन्होंने ये किया। अभी तो चर्चा भी चल रही थी ना, अब आप सोचो, वैसे भी नहीं, पहले एक बात सोचो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बात सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट ना करे। 10-12 लोगों ने बेचारों ने L1 लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटे प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी पूरी, क्योंकि बिजनेस तो 80% के चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों के पास है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। 15,000 करोड़ के बिजनेस का खुलासा करने वाले
आरोपी नंबर 9 ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। अमित अरोड़ा के मुताबिक गुजरात, जहां पर शराब बंदी है, वहां पंजाब और दिल्ली से शराब सप्लाई होती है। गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल हो। बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि आपने मैंने बिड की, फीस की 200 करोड़ रुपए की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूं तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। सॉरी, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दारू कहां से गई है? ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली से? दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है जी, आप एक एनालिसिस कर लो, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। ये वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब तो सारा सच सामने आ गया है, अब आरोपी ही बता रहा है कि दिल्ली में शराब का खेल कैसे हुआ, किसने कितना पैसा दिया, किसने कितना पैसा लिया और शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता चल गया है। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। इसके बाद मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा, अब तो एक्शन का वक्त है। स्टिंग में बता रहे 10 करोड़ रुपया लगाकर लोगों ने 150 करोड़ रुपया कमाने का काम किया। और ये पॉलिसी जो थी, ये सारी टेलर मेड पॉलिसी केवल चंद लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्त थे, उनके लिए ये पॉलिसी होटल ओबराइस में और होटल अमन में लोधी में बैठकर इस पॉलिसी को बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो आदमी कह रहा है जिसने ये सब कुछ देखा है। अब आप देखिए, उसने इसमें यह भी बताया, अब देखिए स्टिंग में, मुझे लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल को मॉरली राइट नहीं रह जाएगा कुर्सी पे रहने का। क्या बोला, इतना ड्रग्स के धंधे में लाभ नहीं है, ड्रग्स, इतनी कमाई ड्रग्स में नहीं है जितनी कमाई दिल्ली की एक्साइज में अरविंद केजरीवाल के मित्रों को, दोस्तों को हुई, उतनी कमाई तो ड्रग्स में भी नहीं है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। स्टिंग सामने आने के बाद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने पहली वाली बातें दोहराई। कहा कि मनीष सिसोदिया ने बेहतर स्कूल बनाए, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया कैमरे के सामने आए। मनीष सिसोदिया ने इन सारे आरोपों के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। शराब घोटाले के आरोपी के खुलासे पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चैलेंज किया। सिसोदिया ने कहा, स्टिंग में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सीबीआई उसकी जांच करे और अगर कोई सच्चाई है तो उन्हें गिरफ्तार करे, वरना साबित हो जाएगा कि स्टिंग फर्जी है। इन्होंने मेरे यहां पर सीबीआई की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने उम्मीद लगाई कि घर में नहीं मिला कुछ, लॉकर में जरूर कुछ होगा। फिर ये लॉकर में गए, मैंने आप सबके सामने तथ्य रखे कि वहां भी केवल झुंझुना मिला बच्चे का, लॉकर में भी। फिर इन्होंने सारी जांच करा ली, अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर, स्टिंग हो ही गया, अब स्टिंग तो सबूत में आ गया, 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है। और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है।
जब से केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच शुरू हुई है, रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। इसका एक हिस्सा तो शराब कारोबारियों को पहुंचाए गए फायदे का है, इसके बदले में उनसे लिए गए करोड़ों रुपए की रिश्वत का है। अब तो व्यापारी कैमरे पर आकर खुद कह रहे हैं कि यह पॉलिसी सरकार ने नहीं, शराब के कारोबारियों ने ड्राफ्ट की थी। वो ये भी बताते हैं कि कुछ सेलेक्टेड डीलर्स को शराब के सारे ठेके दे दिए गए। बदले में मनीष सिसोदिया ने 300-400 करोड़ बनाए। आम आदमी पार्टी के लोगों ने 3-4 हजार करोड़ बनाए। खास बात यह कि जो लोग ये कह रहे हैं उनके नाम सीबीआई के एफआईआर में हैं। अब सीबीआई को साबित करना है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, पैसा किसने दिया और किसने लिया। लेकिन इस मामले का दूसरा हिस्सा पॉलिटिकल है। बीजेपी का आरोप है कि शराब व्यापारियों से मिले पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल की पार्टी ने गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने पर खर्च किया। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी ने उनके एमएलएस को खरीदने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी ने रिश्वत देने वाले कारोबारियों के नाम बताए हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी को भी एमएलएस खरीदने की कोशिश करने वालों के नाम, पते और पैसा ऑफर करने के सबूत दे देने चाहिए, ताकि दोनों मामलों की जांच हो और दोनों मामलों का सच सामने आ जाए। आज पंजाब पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा पर खतरे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। पंजाब पुलिस का दावा है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान भी थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले 4 साल में 4 बार सलमान की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए अपने शार्प शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। संपत के पास पिस्टल थी, लेकिन शूटर संपत नेहरा कभी सलमान के इतने करीब नहीं पहुंच पाया कि सलमान पिस्टल की रेंज में आ जाए, इसलिए वो अपने अटेम्प्ट में फेल हो गया। इसके बाद 4 लाख रुपए में लॉन्ग रेंज तक मार करने वाली राइफल खरीदी गई। हथियार संपत नेहरा तक पहुंच पाता और इसके बाद संपत नेहरा सलमान पर हमला कर पाता, इससे पहले वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसके बाद मई में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हौसला फिर बढ़ा। पिछले 3 महीने में ही सलमान पर हमले की 2 बार और कोशिशें की गई। इस बार सलमान पर हमले का टारगेट कपिल पंडित, दीपक मुंडी और संतोष यादव को दिया गया। इन तीनों अपराधियों ने पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस के पास किराए पर घर लेकर करीब 1.5 महीने तक रैकी की। लॉरेंस गैंग के इन सभी शूटर्स के पास सलमान खान पर अटैक करने के लिए छोटे हथियार, पिस्टल और कारतूस थे। शूटर्स ने एक नई गाड़ी और बाइक भी खरीदी थी। ये शूटर दिन रात सलमान के फार्म हाउस पर नजर रखते थे। सलमान जब मुंबई से पनवेल आते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं, रास्ते में वो कहां रुकते हैं, गाड़ी की स्पीड क्या रहती है। लॉरेंस गैंग के मेंबर्स ने खुद सलमान खान का फैन बनकर फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सलमान की सरकारी सुरक्षा और उनके पर्सनल सिक्योरिटी को देखकर इन शूटर्स ने पनवेल में सलमान पर हमले का प्लान कैंसिल कर दिया। जब महाराष्ट्र पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन करी गई और हमारी टीम ने वहाँ भी ज्वाइंट इंटरोगेशन करी, महाराष्ट्र पुलिस भी यहाँ आई थी, तो संतोष यादव के जब बाकी साथी पकड़े गए, एक नवनाथ चंद्रवंशी था, एक और था महाकाल करके, तो इनसे पता चला कि पनवेल में जो इसका फार्म था सलमान का, वहाँ पे ये तीनों ने रेकी करी थी और इन्होंने एक गाड़ी प्रोक्योर करी थी और एक बाइक भी था इनके पास। और इन्होंने जो एलिमेंट्री उसकी डिटेल्स थी वो जान ली थी कि कितना फ्रीक्वेंटली वो आता है वहाँ फार्म पे, और उसके बाद उसके पास कार्ड होता है नहीं होता, ड्राइवर क्या होता है, गाड़ी कितनी स्पीड पे चलाते हैं, एक्सेस क्या था, तो जो बेसिक ग्राउंड वर्क था इन्होंने कर लिया था। सलमान खान की हत्या करने के लिए कनाडा से लेकर मुंबई तक जिस तरह की साजिश की गई, जिस तरह के हथियार खरीदे गए, जिस तरह की प्लानिंग की गई, वो वाकई में खतरनाक है। मैंने सलमान खान का पनवेल वाला फार्म हाउस कई बार देखा है। वहां तक जाने का रास्ता काफी सुनसान है,
पूरे रास्ते में अंधेरा है, दोनों तरफ झाड़ियां हैं, कोई भी कहीं भी छुपकर बैठ सकता है। और जिस तरह से इस रास्ते की रेकी की गई, उससे पता चलता है कि अपराधियों के इरादे कितने खतरनाक थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान पर हमला करके चीप पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है। मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन इस केस की गंभीरता से जांच हो, इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि सलमान खान की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए। उनके पास अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है, पुलिस की सुरक्षा भी है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां इतने बड़े गैंग शामिल हों, वहां पुलिस की सिक्योरिटी की और जरूरत होती है। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले समरकंद पहुंचे हैं। इस बार एससीओ समिट में सिक्योरिटी पर फोकस होगा, एनर्जी की सिक्योरिटी पर, क्योंकि यूक्रेन वॉर और रशिया पर लगी पाबंदियों के कारण क्रूड ऑयल और गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी समरकंद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बायलैटरल मीटिंग करेंगे। पुतिन के अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। शंघाई सहयोग संगठन 8 देशों का संगठन है। भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और मेजबान उज्बेकिस्तान इसके मेंबर हैं, और इस बार ईरान भी एससीओ का मेंबर बनने वाला है। कई दिन से इस बात की चर्चा हो रही है कि मोदी समरकंद में पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिल सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह कोई बातचीत होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।